welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 5 of electrochemistry. And in our today's class, we will be discussing about Faraday's first law of electrolysis. Along with it, we will be practicing some of the questions with the help of exact formula as well as a trick, right? So, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, देन देयर विल बी अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक जहां पे मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस इसके जो रिमेनिंग होंगे वो करवा दूंगी। तो इन दो वीडियोस में आपको सारी टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो जो भी पूछे जा सकते हैं। So in the first part of video, let me just share the screen with you all, and here we are. Yeah. So this is electrochemistry part number 5, and the topic of discussion is Faraday's first law of electrolysis. Now, what does it states? ये कहता है कि the weight of ion discharged is directly proportional to the quantity of charge passed through it. होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे हमने ये चीज पढ़ी है कि हमारे पास आयंस डिस्चार्ज होते हैं। अब आयंस की ऑक्सीडेशन हो सकती है, रिडक्शन हो सकती है ना, तो दोनों चीजें हैं। तो आई एम यूजिंग अ कॉमन वर्ड डिस्चार्ज। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है। अब कितने अमाउंट ऑफ आयन की हो रही है, कितने अमाउंट ऑफ आयन की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज पास करवाया जा रहा है। दैट्स व्हाई मैथमेटिकली अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी हो, देन वी विल बी राइटिंग इट एज W is directly proportional to Q, where W is the weight of ion discharged and Q is the charge in coulombs. Coulombs में हम इसका चार्ज लेंगे। अब यूजुअली व्हाट डू वी डू, मैथ्स में हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। सो हियर वी आर अप्लाइंग z, राइट? और Q की वैल्यू कहां से आ सकती है, सोचो जरा। यस, करंट क्या होता है, Q by T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट Q as I into T। सो यहाँ पे I into T लिख दीजिए। So this is your formula for Faraday's first law of electrolysis. Fine? यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लेते हैं जो है। W is basically weight of ion discharge. Q is basically charge in coulomb as I told you earlier, और Z क्या है, electrochemical equivalence. Now focus on this students. Electrochemical equivalence, इस Z की डेफिनेशन हम कैसे देंगे? देखो, अगर हम करंट को मान ले 1 एम्पियर और टाइम को मान ले 1 सेकेंड, तो W will be equal to Z। हो गया? तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज बेसिकली द वेट ऑफ आयन डिस्चार्ज। आयन का जो वेट है वो कितना डिस्चार्ज हो रहा है व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट जब 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो कितना वेट डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्लियर? अब इसको एक और तरीका है बताने का, जो Z होता है ना, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। तो अब आप इसको जरा पुट कीजिए। ओके, W is equal to equivalent weight divided by Faraday into हम क्या लिख सकते हैं, into हम लिख सकते हैं I into T या फिर Q। ठीक है जी। अब अगर आप इक्विवेलेंट वेट को इधर ले जाएं, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन F। देन स्टूडेंट्स, इसको हम मोल कंसेप्ट से जानते हैं कि वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू Q बाय F। तो ये एक तरीका है। ठीक है, मैंने आपको डेरिवेशन करवा दी, आप डायरेक्टली दो फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो। ये वाले फॉर्मूला से भी आपके फैराडेज फर्स्ट लॉ के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और इस वाले फॉर्मूला से भी हो जाएंगे। तो कोई मर्जी यूज कर लो, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, Z का मतलब पता हो कि Z इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बार बार फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ये तो अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए हैं
W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, जिसको हम लिखते थे W इज इक्वल टू Z इंटू IT। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि Z की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। अब अगर इसको थोड़ा सा और आसान तरीके से करना है, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला डायरेक्टली, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू गो इन सच डिटेल, आप डायरेक्टली इसको और इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों यूज करने सिखा दूंगी। ओके, तो अगर किसी को ये जानना है कि मैम W अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर कैसे आया, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो गिवन मास, ठीक है। अब मोलिकुलर मास को हम ये भी लिख सकते हैं, मोलिकुलर मास को हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इनटू n फैक्टर लिख सकते हैं हम। तो n इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है जी, तो ये हमने यहां से लाया है, n इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया था, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं याद तो आप इस फॉर्मूला को देख लो, नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू Q बाय F। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन हमें करने हैं, 8 क्वेश्चन है बेसिकली टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि आपको 10 मिनट के लिए उसकी आपकी क्या करवानी है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उसकी क्या करवानी है, इलेक्ट्रोलिसिस, और 1.5 एम्पियर का है करंट। सो W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। Z इंटू IT कर दीजिए। अब आपको मालूम है कि Z की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे इंटू I इंटू T। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वेट कितना डिपॉजिट होगा। अब देखिए कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें देखना है। सबसे पहले कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आएगा मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ऐसे ही होगा मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो मोलिकुलर मास कितना होता है 63.5, और कॉपर का n फैक्टर कितना होगा, खुद सोचिए। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट में है, ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना सकता है। तो ओवरऑल इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो 2 आ गया। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैराडे, और करंट कितना दे रखा है 1.5 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स। मिनट्स में टाइम दिया हुआ है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 1 मिनट is equal to 60 second, तो 10 मिनट will be equal to 10 into 60। फैराडे की भी वैल्यू पुट कर दीजिए 96500। so via solving all this, what we will be getting 0.296 ग्राम, 0.296 ग्राम। तो समझ आ गया, कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। W इज इक्वल टू Z क्यू, और इक्विवेलेंट वेट हमने फाइंड आउट किया मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire। इलेक्ट्रॉन्स का काउंट हमें फाइंड आउट करना है, और दे क्या रखा है, दे रखा है करंट दैट इज 0.5 एम्पियर इज करंट, एंड टाइम इज 2 आवर। अगेन हमें क्या करना है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 आवर इज हैविंग 3600 सेकंड्स, तो 2 आवर विल बी हैविंग 2 into 3600 सेकंड्स। ठीक है, ये आ गया। I से और T से हम क्या निकाल सकते हैं, Q। हमें ये मालूम है कि Q इज इक्वल टू I इंटू T, बट अगेन हमें तो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या कुछ निकाला जा सकता है Q से, बिल्कुल। Q क्या होता है, चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना प्रेजेंट है टोटल, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसको अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट
दिस लाइक दिस, Q इक्वल्स टू NE एंड यहाँ पे I इंटू T। ठीक है जी। अब आपको N फाइंड आउट करना है। N इज इक्वल टू IT बाई E, आपने फॉर्मूला बना लिया, वैल्यूज आपके पास है, पुट कर दीजिए और आंसर जो है वो आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो आप इसको सोल्व कीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3.25 इंटू 10⁻, हाँ 22 इलेक्ट्रॉन्स। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या था कि Q इज इक्वल टू NE होता है, बाकी सारा का सारा फैराडे फर्स्ट लॉ था। ठीक है जी। अब थर्ड डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, मैं सारी अलग अलग टाइप्स जो है वो यहाँ पे कवर करवाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द रिएक्शन, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑलरेडी दे रखा है, बता रखा है कि n फैक्टर यहाँ पे 6 है। बोला क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। तो आपको कितनी अमाउंट चाहिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि n फैक्टर की आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मान लीजिए Mn पॉजिटिव है, ठीक है, और ये n इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिडक्शन करके M फॉर्म करता है। अब क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ मेटल को बनाने के लिए हमें n फैराडे अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ी, n फैराडे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ी अगर हमें 1 मोल ऑफ मेटल गेन करना था। ऐसा ही है, n इलेक्ट्रॉन्स स्टैंड्स फॉर NF, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 6 फैराडे आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है 6 फैराडे किसके लिए रिक्वायर्ड है, 1 मोल के लिए। अगर कुछ और होता तो हम यूनिटरी मेथड से कर देते, तो 1 मोल के लिए 6 फैराडे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 6 फैराडे विल बी इक्वल टू 6 into 96500 कूलम, and we will be getting 579,000 कूलम। फाइन, so this will be the answer। एक मोल के लिए 6 फैराडे चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितनी चाहिए होगी वो आप उस अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, ये इसका एक मेन तरीका था जिससे हमने किया। ओके देन, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन भी। कौन सा क्वेश्चन है आपका, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अच्छा ठीक है, नंबरिंग मैंने गलत कर रखी है, फिर आपकी क्लास में आज टोटल होंगे 7 क्वेश्चन, मैं 4 बोल रही थी और मैं आपको 8 बोल रही थी, ये 7 क्वेश्चन होंगे क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग एक ज्यादा लिखी हुई थी मैंने। सो आंसर नंबर 4, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो ये आपके पास दे रखा है, सारे के सारे सेम है। पहले देखो 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव से क्या बनाना है आपको, 1 मोल Al बनेगा। कैसे बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स जब ये गेन कर लेगा, यानी कि 3 फैराडे विल बी द चार्ज। ठीक है, 3 फैराडे आपका यहाँ पे 1 मोल Al जनरेट कर रहा है, तो 3 फैराडे के विद रिस्पेक्ट टू कितना चार्ज हो गया, 3 into 96500 कूलम, यानी कि 289,500 कूलम विल बी द आंसर। तो अगर आपसे ये पूछे कि कितना चार्ज चाहिए रिडक्शन के लिए, सो यू पीपल विल बी राइटिंग लाइक 3 फैराडे चाहिए। ठीक है जी, ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको समझाया था कि Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स M। तो मेटल का 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए आपको आपको n फैराडे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर, ओके। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये है 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ये क्या फॉर्म कर रहा है, Cu। अगेन स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के विद रिस्पेक्ट टू 2 फैराडे आ गया। 2 फैराडे आ गया तो क्या आप उसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 19300 कूलम। क्लियर, अब ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा हटके है, इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने सीखने हैं। ये है MnO4 2 नेगेटिव, है ना, MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डायरेक्टली 2 पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंगनीज के ऊपर चार्ज नहीं पता, तो इस वजह से आप पहले निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 एंड देन इट विल बी -1।
x minus 8 will be equal to -1, x is equal to +7। तो यहाँ पे ये +7 है और यहाँ पे ये क्या है +2। तो +7 से +2 आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है? 5 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी Mn2 पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी कि 5 फेराडे का चार्ज चाहिए इसको। 5 फेराडे को कैलकुलेट कर लीजिए, 5 into 96500, you people will be getting 4895 48 हाँ 482500 482500 कूलम will be the charge requirement for the same। कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तब वहां से आप फाइंड आउट कर लोगे कितना चार्ज चाहिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट लगा लोगे कि इतना फेराडे आपको चाहिए होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको 1 मोल के लिए चाहिए। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी अगर आपको 20 ग्राम कैल्शियम प्रोड्यूस करना है, कैल्शियम Cl2। तो इसको हम एक ट्रिक से करेंगे, हालांकि इसका लंबा तरीका भी है बट हम लंबे तरीके से नहीं जाएंगे। देखो CaCl2 है, तो CaCl2 में कैल्शियम 2 पॉजिटिव स्टेट में है, यानी कैल्शियम 2 पॉजिटिव में अगर कैल्शियम बनाना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब वो बनाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल गया होगा कि 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल कैल्शियम का जनरेट किया जा सकता है। 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी देके 1 मोल कैल्शियम का जनरेट किया जा सकता है। अब 1 मोल कैल्शियम का चार्ज उसका एटॉमिक मास हो गया, यानी कि 40 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 2 फेराडे चाहिए हमें 40 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए, या यूं कह लो कि 40 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर हमें 20 ग्राम प्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। 1 ग्राम के लिए पहले फाइंड आउट कर लो, वो क्या आएगा 2/40 फेराडे। तो 20 ग्राम के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2/40 into 20। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 1 फेराडे। यहाँ से क्या आंसर आ गया? 1 फेराडे। कैसे फाइंड आउट किया कि 40 ग्राम से अगर 2 फेराडे बन रहा है तो 1 ग्राम के लिए फाइंड आउट कर लिया और 20 ग्राम के लिए हमने फेराडेज में वैल्यू ले ली। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2CO3। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, ये है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू। हमें कैसे देखना है स्टूडेंट्स? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको आप ये देखिए कि Al2O3 में एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है। स्टूडेंट्स, क्या आपको 9th क्लास का वो कंसेप्ट याद है जहां पे हम क्रिस क्रॉस मेथड से ये बनाते थे, है ना? तो आपको ये तो पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और ये 3 इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसका 27 ग्राम यानी कि 1 मोल, 27 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। 27 ग्राम एल्यूमिनियम का बनाने के लिए आपको 3 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, या इसको उल्टा करके लिख लो कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेराडे। 40 ग्राम के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करोगे? यूनिटरी मेथड लगाओ। कैसे? 1 gram of aluminium will be produced by 3/27 Faraday। तो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कैसे प्रोड्यूस होगा? 3/27 into 40। So this will be 1/9, that is 40/9। तो 40/9 will be 4.44 Faraday। 4.44 Farad। क्लियर? आई होप ये आपको समझ आए होंगे सारे के सारे सवाल। अब 2 सवाल रह गए हैं, वो देखते हैं। आइए, हाउ लॉन्ग शुड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर बी पास थ्रू अ मोल्टन मेटल सॉल्ट टू डिपॉजिट दैट मच वेट ऑफ मेटल विच इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। यानी कि W को Z के बराबर करना है
और करंट की वैल्यू दे रखी है 0.25 एम्पियर, हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान है। आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज करके पहले हर क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, हर क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करो फिर सॉल्व किया करो। चाहे अब तो मैंने बिल्कुल ही एंडिंग में आके बोला है आपको ये बात, वैसे कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी पढ़ते हो तो पहले खुद ट्राई किया करो, ताकि पता चले कि आप कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पा रहे हो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, W इज इक्वल टू Z इंटू आई टी। ठीक है, W इज इक्वल टू Z कब होगा? अगर ये IT की वैल्यू क्या हो गई 1, IT की वैल्यू क्या हो गई 1, तभी पॉसिबल है। W इज इक्वल टू Z कब होगा? जब हमारे पास IT की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि मैंने पहले बोला कि W इज इक्वल टू Z करना है तो हमें ये रखना पड़ेगा। अब IT की वैल्यू 1, हमारे पास आंसर आ गया। देखो, टाइम फाइंड आउट करना था 1 अपॉन आई की वैल्यू पुट कर दो 0.25 एम्पियर। अब ये दो जीरो ऊपर गई, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, यानी कि आपके पास 4 एम्पियर का करंट आ गया। तो मतलब अगर आपको W इज इक्वल टू Z करना है 0.25 एम्पियर पे, तो इसको 4 सेकंड का आपको टाइम पीरियड, 4 सेकंड तक इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी। 4 सेकंड तक 0.25 एम्पियर का करंट पास करवाओ, तब जाके आपके पास W Z के बराबर आएगा। ठीक है जी, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ओके, स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, लिखी है, ये रहा। हाँ, आई वॉज वंडरिंग कि मैंने लिखी थी, ये आगे भी रहा। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। 1 liter of 1 molar CuSO4 is electrolyzed by passing 1.5 Faraday of charge. Final molarity of the solution will be, यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा गड़बड़ है। फाइनल मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद। इलेक्ट्रोलिसिस से पहले मोलैरिटी हमें 1 मोलर दे रखी है, इलेक्ट्रोलिसिस हुई और उसके बाद की हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम वो वाला अपना फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर विल बी इक्वल टू IT बाय F। ऐसे कर लेते हैं, IT बाय F, ठीक है, या आप लिख दो IT बाय F लिख दो, चलो करंट इस तरीके से IT कर दो, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा स्टूडेंट्स, जितना चार्ज होता है उतना n फैक्टर है। तो कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो n इंटू 2, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, n इंटू 2, चार्ज आपको ये कितना दे रखा है 1.5 फैराडे, ठीक है जी। तो ये इसको कट कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 को क्या करते हैं, तो रुक जाओ, इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। यहाँ पे आ गया हमारे पास 20, ठीक है, यानी 15/2 इंटू 1/10, तो 15 को कर दीजिए 14 और यहाँ पे 0 यानी 7.5 आ गया। 7.5 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया आपके पास 0.75 मोल्स, यानी कि 0.75 मोल्स आपके कंज्यूम हो गए हैं। 0.75 मोल्स जो है आपके कंज्यूम हो गए हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स कितने थे? इनिशियल मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल मोल। मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1 मोलर, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल मोल भी कितने आ गए 1 मोल। इनिशियली हमारे पास 1 मोल थे और कंज्यूम हो गए हमारे पास 0.7 मोल, तो 1 मोल माइनस 0.75 मोल विल गिव अस 0.25 मोल, ठीक है। अब हम फाइनल मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइनल मोलैरिटी कैसे आएगी? नंबर ऑफ फाइनल मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो 1 लीटर रहा, नंबर ऑफ फाइनल मोल्स कितने आए 0.25 मोल, यानी कि मोलैरिटी भी आ गई 0.25 मोलर, ठीक है। तो हमने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए जो कि ऑल टुगेदर डिफरेंट थे। हर किसी में हमने फॉर्मूला बेशक सेम था लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। इसी तरीके से आपको अगली वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी ऑन द सेम, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
तब तक आप इस वीडियो को देखो, इन क्वेश्चंस की एक बार और प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट आते हैं आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. Okay then, see you in the next class. Bye bye. Take care.